हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया के लेक्चर्स को देखेंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर्स है भारत में कैसे नेशनलिज्म आया। तो इसके पहले आपने जो देखा है या जो चैप्टर पढ़ा है वो था यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से आपने ये जाना कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसके मुख्यतः दो चीजें आई, एक आधुनिक राष्ट्र और दूसरा राष्ट्र राज्य। दो शब्दों का उदय हुआ, एक आधुनिक राष्ट्र या राष्ट्र राज्य या इसी को कह दें राष्ट्रवाद शब्द का उदय हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आधुनिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का यानी आधुनिक राज्य की कल्पना और जो राष्ट्रवाद का उदय था, इसने लोगों में उनकी पहचान यानी वे कौन है या कहें कि उनकी जो पहचान है उस पहचान को के समझने के तरीके को इसने क्या किया, बदला। यानी अब जो है लोग अपनी पहचान को नेशंस यानी राष्ट्र के साथ जोड़ने लगे या कहें कि राष्ट्रवाद के तहत उनमें राष्ट्रीयता की भावना पनपी और वह जो है अपनी पहचान को राष्ट्र के साथ जोड़ना शुरू किया। इसके बाद आगे देखते हैं कि पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया? तो वियतनाम व अन्य उपनिवेशों की तरह, यानी वियतनाम में और अन्य उपनिवेशों में जिस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसी प्रकार से भारत में भी उपनिवेश विरोधी आंदोलन यानी एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट्स, ठीक ना, एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट के तहत भारत में भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी वियतनाम और अन्य उपनिवेशों की तरह भारत में भी एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट्स के तहत राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट्स ने मुख्यतः दो चीजें लेकर, पहला इस विरोधी आंदोलन यानी कि इनके विरोध में आंदोलन संचालित करने के कारण लोगों में एकता या यूनिटी, ठीक है ना, लोगों में एकता या यूनिटी का गठन हुआ। वहीं पर उपनिवेश के जो कॉलोनिज्म के जो रूलर्स होते थे, कॉलोनिज्म के जो रूलर है या कहते हैं जो राजा है, या जैसे भारत में इसके जो रूलर्स थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। तो इनके द्वारा जो यहाँ पर उत्पीड़न व दमन का कार्य किया जाता था, उस उत्पीड़न और दमन में, क्योंकि ये उत्पीड़न और दमन विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ एक साथ किया जाता था, इसलिए सभी विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ उनके दमन के तरीके भी अलग थे और उनके साथ होने वाले व्यवहार भी अलग थे। इसलिए इनके जो उत्पीड़न और दमन किया जा रहा था उसने विभिन्न समुदायों को एक करने या विभिन्न समुदायों को मिलाने का काम शुरू किया या इनको मिलाने का कार्य किया। अब इस एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट्स है या उपनिवेश विरोधी आंदोलन है, इसके द्वारा जो मुख्यतः अगर देखें तो हर एक कम्युनिटी के लिए इसका जो उद्देश्य था या एम्स था वो अलग था। सब अपने अपने अलग अलग तरीके से इस आंदोलन में भाग ले रहे थे या अलग अलग तरीके से आंदोलन को संचालित कर रहे थे। इसलिए
यहाँ पर अगर देखें तो सभी को एकजुट करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था की जरूरत थी जो सबको एकत्रित करके इस विरोधी आंदोलन को, एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट्स को एक बड़े मूवमेंट्स में बदल सके। परिणाम इस समय भारत में महात्मा गांधी जी का अवतरण हुआ और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से इन सभी जो डिफरेंट कम्युनिटीज थी, इन सभी कम्युनिटीज को एक करने या एकत्रित करने का कार्य किया। तो आगे देखते हैं कि गांधी जी के पहले या गांधी जी के शामिल होने और उस बीच में प्रथम विश्व युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ा, या जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, इस समय प्रथम विश्व युद्ध भी संचालित हो रहा था विश्व पटल पर, और इस प्रथम विश्व युद्ध में भारत भी प्रतिभाग कर रहा था। यह 1914 से 1918 तक लड़ा गया। इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां तैयार हुई जो भारतीयों को मूवमेंट संचालित करने के लिए प्रेरित किया। जैसे पहला, विश्व युद्ध के कारण जो रक्षा व्यय थे, यानी कि जो युद्ध के तहत व्यय किए जा रहे थे या जो रक्षा व्यय थे, उनमें भारी वृद्धि हुई, यानी रक्षा व्यय में वृद्धि हुई। जब रक्षा व्यय में वृद्धि हुई तो सरकार ने युद्ध के नाम पर क्या लिए? कर्ज। और इन कर्जों की आपूर्ति के लिए सरकार ने क्या किया? करों को बढ़ाया, यानी कर को बढ़ा दिया, यानी जो टैक्सेस हैं, यानी लोन लिया गया और लोन के बदले टैक्सेस को इंक्रीज किया गया। सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई और आयकर यानी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई और आयकर यानी इनकम टैक्स शुरू किया गया। यानी तो ये इनकम टैक्स है या आयकर है, एक नया कर प्रारंभ किया गया। तो इनकम टैक्स में इंक्रीजिंग की गई या इनकम टैक्स को बढ़ाया। दूसरा देखें कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण यहाँ पर इस युद्ध के दौरान 1900 मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो वस्तुएं थी उनकी वस्तुओं की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी या उनमें बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। यानी जो यहाँ पर किसी भी प्रकार की वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, उनकी जो प्राइस है बहुत तेजी से इंक्रीज की। यानी 1930 टू 1980 के मध्य जो गुड्स प्राइस है वो दुगना यानी सीधे उनकी डबलिंग हो गई या वो डबल हो गए या दूने। तीसरा, इसी समय अकाल की स्थितियां आ गई। यानी कि इस समय अगर देखें तो इसी काल में फसल खराब हो गई और फसल खराब होने के कारण उत्पादन कम हुआ और उत्पादन के कारण खाद्यान्न का अभाव तेजी से बढ़ गया या खाद्यान्न का अभाव बढ़ने। चौथा काम हुआ कि युद्ध में सैनिकों की जरूरत, इसकी जरूरत थी, सैनिकों की जरूरत थी और सैनिकों की आपूर्ति के लिए गांव से लोगों को जबरन भर्ती किया जा रहा था। और जब लोगों को जबरन भर्ती किया गया तो सैनिकों की भर्ती के कारण गांव में असंतोष व्याप्त हो गया या लोगों में इस नीति के विरुद्ध असंतोष व्याप्त। पांचवा, इसी समय फ्लू नामक एक महामारी भी फैल गई। फ्लू नामक एक महामारी फैल गई और जब 1921 में जनगणना हुई, सेंसस हुआ, तो उस सेंसस में 120 से 120 लाख यानी 12 to 13 मिलियन लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई। इस फ्लू में
इस महामारी और इस फसल के खराब होने के कारण यहाँ जो अकाल पड़ा, इस अकाल और इस महामारी डिसीज के कारण लगभग 120 से 130 लोग मरे। इसके बाद भी लोगों को यह उम्मीद थी कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा हमारी परिस्थितियों में सुधार होगा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी लोगों की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिणाम कि इसी समय महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से इन सभी लोगों को एकजुट कर एक बड़ा आंदोलन तैयार करने और आंदोलन के नए तरीका प्रस्तुत किया या नए तरीके पेश किए। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं महात्मा गांधी का आगमन। थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे और फिर सत्याग्रह क्या है उसके बारे में। तो आगे देखते हैं इन परिस्थितियां, यानी यहाँ तक देखिए कि जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों ने लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध या कॉलोनिज्म शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार किया। अब महात्मा गांधी, ठीक है ना, इनका जन्म यानी इनका बॉर्न 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इन्होंने लंदन से बैरिस्टर्स की डिग्री ली थी या उपाधि प्राप्त की थी और बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद यह वकालत का कार्य शुरू किया, यानी लायर का काम शुरू किया। जब इन्होंने लायर का काम शुरू किया तो इनका भारत में बहुत अच्छा व्यवसाय नहीं चल रहा था। इसी बीच एक सेठ काका अब्दुल्ला थे, ये बड़े व्यापारी थे और इनका व्यापार साउथ अफ्रीका में चलता था। कहाँ? साउथ अफ्रीका में चलता था और अपने व्यापार से संबंधित एक मुकदमा को लड़ने के लिए सेठ अब्दुल्ला काका ने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका आने का निमंत्रण दिया और इनके निमंत्रण पर महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। जहां पर ये डरबन के लिए जब जा रहे थे तो इन्होंने वहां पर ट्रेन में एसी टिकट कराया था, यानी एसी के फर्स्ट कोच का टिकट कराकर डरबन जा रहे थे। उसी समय वहां पर इन्हें उस एसी बोर्ड पर इनको अपमानित किया गया, इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका में उस समय रंग भेद नीति संचालित थी। यानी ये रंग भेद नीति क्या है कि गोरे और काले के बीच भेदभाव, यानी व्हाइट एंड ब्लैक्स जो लेदर्स के लोग थे, चमड़ी के लोग थे, उन लोगों के बीच भेदभाव होता था और वहां पर व्यवस्था थी कि एसी कोच पर ओनली श्वेत लोग ही यात्रा कर सकते हैं और उसमें महात्मा गांधी जी चल रहे थे, इसलिए उन्हें डिब्बे से उतारा गया। कुछ दूर तक उन्हें पौधान में बैठकर यात्रा करनी पड़ी, बाद में वह जनरल बोगी पर जाकर यात्रा की। इस नस्ल भेद नीति से या इस रंग भेद नीति का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने प्रण लिया। तो उन्होंने सबसे पहले 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस नामक एक संस्था का गठन किया और इस संस्था के माध्यम से इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक सत्याग्रह संचालित किया। ठीक है ना, एक सत्याग्रह संचालित किया और इस सत्याग्रह के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका की इस नस्ल भेदी सरकार को उन्होंने परास्त किया और दक्षिण अमेरिका में सभी लोगों के लिए समान इक्वल राइट्स की व्यवस्था इन्होंने कराई। और अपनी सफलता के बाद यह वापस भारत आए और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। भारत आने के बाद यह गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल टीचर बनाते हैं, यानी राजनीतिक गुरु मानते हैं और उनसे भारत की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को जानने का उन्होंने प्रयास किया कि भारत की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। और इसके बाद इन्होंने भारत में सत्याग्रह संचालित करने का निर्णय लिया। तो
आपको से जानना है कि सत्याग्रह है क्या। सत्याग्रह क्या है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह संचालित किया गया उसकी बात करें तो मुख्यतः दो चीज, यानी पहला सत्य की शक्ति का आग्रह, यानी सत्य की शक्ति का आग्रह करना, और दूसरा सत्य की खोज करना। सत्य की शक्ति का आग्रह करना और दूसरा सत्य की खोज करना। गांधी जी का मानना था यदि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार से, मतलब कि किसी भी प्रकार से कोई शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना, शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी प्रकार से प्रतिशोध की भावना नहीं लानी है, यानी हमें किसी प्रकार के प्रतिशोध की भावना भी नहीं लानी है और हमें किसी प्रकार के आक्रामकता का सहारा नहीं लेना है, बल्कि इनके स्थान पर हमें अहिंसा के मार्ग को अपनाना है और इस अहिंसा के मार्ग पर चलकर या इस अहिंसा के मार्ग के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या अन्याय से हम अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। हम इस अहिंसा के मार्ग पर चलकर अन्यायी को ऐसे झकझोर दें कि वह हमारे अधिकारों या हमारे राइट्स को देने के लिए बाध्य हो जाए। उन्होंने अहिंसा को एक ऐसा धर्म माना, गांधी जी ने कहा कि अहिंसा एक ऐसा धर्म है जो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध देगा। यानी कहा कि एक ऐसा धर्म है जो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध देगा, या कहें कि एक प्रकार से सभी इंडियंस जो भारतीय कम्युनिटीज हैं उनमें एक यूनिटी की तरह स्थापित करने का काम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भारत में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह के बारे में पढ़ना